गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं और खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री से। बेहद यानी सुपर 50 क्वेश्चन है, यानी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। इनको डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ, लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए उससे पहले छोटी सी एक बात बता दें आपको, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट पे जाएं, मोबाइल नंबर भर के यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करें और क्लासेस देखना शुरू कर दें। तो अब आपको ये बता दें कि अगर आप लर्निंग ऐप जब डाउनलोड कर लिए तो उससे फायदे क्या है। आप इसे किसी भी टाइम क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इससे आपको स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। इस पर आपको अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। और अनअकैडमी पर दो तरीके की कोर्स मिलते हैं। एक आपका फ्री कोर्स होता है, यानी फ्री क्लासेस होती हैं जो जिन्हें हम लोग स्पेशल क्लास कहते हैं। दूसरी पेड क्लास जो आपकी कहलाती हैं प्लस कोर्स। तो जो पेड क्लासेस हैं उनके लिए 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन और दो साल का कोर्स है, उस 2 साल के एडमिशन के साथ 3 महीने का एडमिशन फ्री में मिल रहा है। ये प्राइसेस बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। प्राइसेस बहुत जल्द हाइक होंगे। इनमें कीमतें जो यानी किसी भी टाइम बढ़ सकती है, तो इसलिए इसको जल्दी करिए, बिना किसी देर किए, कोई भी इफर्ट नहीं, तुरंत इसको आज ही ज्वाइन करिए। स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा जिसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के अंक समान होंगे। पेपर हिंदी अंग्रेजी में होगा, 200 नंबर का होगा, 120 मिनट ड्यूरेशन होगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ कटौती भी होगी। जैसा कि आपको बताया गया था, जो 21 अगस्त को जिन लोगों ने 1 से लेकर 3 के बीच में रैंक आई उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 से लेकर 15 के बीच में 50% और 16 से लेकर 50 के बीच में 25%। पेट एग्जाम संपन्न हो चुका है, उसमें आपको ये मंडे से लेके फ्राइडे तक, आपको 2 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक ये पूरा कार्यक्रम मिल चुका है, जो कि आपके पेट के एग्जाम में काफी आपको हेल्प भी किया। जो लोग समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं उनके लिए एक बता दें, 7, 14, 21, 28 को आपको 140 क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगी, जिस टेस्ट 4 पेपर मिलेंगे। ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, टाइमिंग सवेरे 10 बजे की। इसी तरीके से यूपी पुलिस एसआई के लिए 20 क्वेश्चन 30 मिनट में मिलेंगे। मंडे से लेके मंडे तक आपको 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मिलेंगे। जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बूस्ट दे रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, 4 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आपको यहाँ पर एक मिलेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज सारे क्लासेस। यहाँ पर जो लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज है उसमें 20 क्वेश्चन 30 मिनट में मिलेंगे, 6 बजे टाइमिंग होगा, मंडे टू मंडे। इसी तरीके से यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स के लिए आपको 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक का ये कार्यक्रम मिलेगा। अगर आपका मेंस में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 5 एजुकेटर के द्वारा आपको पूरी तैयारी मिलेगी। सारथी बैच 23 अगस्त से शुरू हुए, ये 25 अगस्त से शुरू हुए। ये आपका सीसैट का रिवीजन बैच है, ये जीएस का रिवीजन बैच है। इसमें आपको हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक, मैथ से लेकर रीजनिंग तक मिलेगी। मिशन खाकी, इसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। ये आपका बेहतरीन कोर्स है जो कोई आपको हेल्प करेगा इसमें दरोगा बनने में। ये आपके सारे अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ, एसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब रनिंग बैच हैं। जो लोग यूपी एमपी की तैयारी कर यूपी बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका ये कि इसे जरूर ज्वाइन करें, ताकि इसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन से दोनों फायदे मिलेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके यहाँ पर इस कोर्स में अगर मान लो आप कभी भी वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं तो उसे तुरंत क्लेम करिए, और अगर आपकी बात सही पाई गई तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बेहतरीन इनाम अनअकैडमी की टीम अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसको बिल्कुल एकदम कायदे से बारीकी से नज़र बनाए रखिए। स्पेशल क्लासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 9 बजे हमारी चलती है रोजाना, सुबह करंट अफेयर्स, और शाम को 5 बजे ज्योग्राफी की क्लास चलती है। फायदे स्पेशल क्लास के अटेंड, लाइव क्लास कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड, लाइव, तमाम तरीके के। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको क्लासेस का एक पूरा अनुभव मिलेगा कि ये क्लास से आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन कैसे ज़्यादा किए जाएं,
पूरा स्ट्रेटजी बताई जाएगी, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है जो आपके एग्जाम की डिमांड होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आज का जो सवाल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं कह रहा है। तो याद रखिएगा, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो पहले तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी, पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का आधार प्रमुख था, लेकिन वो कृषि था। ये लोग तांबे की जानकारी इनको थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। तो यहां पर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो तंग और चौड़ी और सीधी थी। ये सही आंसर है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो डिजाइन था, स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल अपने आप में एक लाजवाब था, दुनिया वालों के लिए एक मिसाल था। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो राबी, झेलम, ब्यास, सतलज, किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आपको बता दें, हड़प्पा राबी नदी के किनारे थी, राबी नदी के बाएं तट पर। और राबी का जो पुराना नाम है उसे पौरुषणी कहते हैं। तो ये जो है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो राबी नदी के। अगला है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडहर, देखो आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करी जाती थी तो दो बड़े शहर थे। एक है आपका हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। दोनों शहर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। यानी हड़प्पा भी पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम, और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा राबी नदी के बाएं किनारे पर है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर। अब इसकी खुदाई करवाई थी राखलदास बनर्जी ने, बहुत सॉरी, दयाराम साहनी ने। और इसकी कराई थी राखलदास बनर्जी ने। तो यहां पर याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर जो हैं वो सिंध नदी के किनारे पाए जाते हैं। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, इसे कहते हैं हम लोग मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो देखो, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी स्नानागार। स्नानागार। और यहाँ से एक सूती वस्त्र, सूती टुकड़ा भी मिलता है, सूती वस्त्र का। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था?
वो है विशाल स्नानागार, और यहीं से सूती वस्त्र का भी प्रमाण मिलता है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथरूम कहाँ से मिलता है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन पे बताया था। देखो, अगर बात लोथल की करेंगे तो ये भोगवा नदी गुजरात में, भोगवा नदी गुजरात में, भोगवा नदी, और ये है यहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है, और ये बंदरगाह गुजरात में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये जो है आपका हड़प्पा, ये पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लारकाना जिले में पड़ता है, और ये रावी नदी की, यहाँ पर सही आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी इसकी जो लिपि है उसे कोई नहीं पढ़ सका, पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक, इसमें क्या था, एक लाइन ऐसे लिखी जाती थी और अगली लाइन इधर से लिखी जाती थी, ये इसकी खूबी थी, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक। देवी देवता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, मध्य सागरी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सॉरी देवी माता की पूजा या उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो देवी माता, जिसे मातत्व देवी के नाम से जाना गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ये आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाही नगर कौन था? कालीबंगा, लोथल, रोहपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाही नगर था, जिसके बारे में भी बताया, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। और ये कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में, ये राजस्थान में है। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। लोथल का मतलब यहां से बंदरगाह मिलता है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, सिंध नदी के दाहिने किनारे पर है। तो यहाँ पर बंदरगाही नगर जो है वो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो वो मूर्ति किसकी? कांस्य की एक मूर्ति थी, जो नृत्य करती हुई पाई गई। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल नामक बंदरगाह पर जो है वो ये जो जब यहाँ पर ये जो कह रहा है मालघाट का मतलब बंदरगाह, किसका बंदरगाह था? तो ये था मेसोपोटामिया का, मैंने सॉरी सिंधु घाटी का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, जैसा कि अभी बता चुकी, ग्रेट बाथरूम था, यानी स्नानागार था।
सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो अर्थव्यवस्था की ताकत जो है वो यहाँ पर कृषि थी। यानी इनका जो अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र की। तो ये लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। यानी हड़प्पा कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो देखो, एक चार्ल्स मैसन साहब थे, इन्हें सबसे पहले ऐसा कुछ लिखा। इनकी बात को लोगों ने लेकिन गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए ये सभ्यता प्रकाश में नहीं आ सकी नेवर उस टाइम। नहीं तो अगर ये इनकी बात को लोग गंभीरता से लिए होते, अगर जैसा कि 1921 में जो खुदाई की गई, अगर यही जब ये बताए थे तब खुदाई कर ली गई होती, तो ये सभ्यता बहुत पहले ही लोग प्रकाश में आ चुकी होती। तो ये चार्ल्स मैसन। और ये अगर कहा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई हुई थी उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वो चेयर पर प्रमुख थे वो जॉन मार्शल थे, तो उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है पिता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1920, 1919, 1921, 1922। तो ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो हुआ वो हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। किसने कराया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी और किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को, या फारसी सभ्यता को? अभी हमने आपको बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाता है, नहीं सॉरी, ये जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि यहाँ के मोहनजोदड़ो से एक कपास का टुकड़ा, यानी यहाँ पर सूती वस्त्र का टुकड़ा मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी ये लोग किस धातु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जिस धातु से अपरिचित थे वो धातु कौन सी थी? तो जरा बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो ये लोग लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये लोग लोहे को बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी लोहे के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये लोग लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिलती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू का प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखो, तराजू कहाँ मिलेगी? लोथल। लोथल कहाँ है? एक बंदरगाह था ना, तो ये जो बंदरगाह था, अब याद रखिएगा, जब बंदरगाह पर ही ये नाप तौल की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसलिए जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तराजू जो है लोथल से मिलती है,
तराजू पूछे, अगर यहाँ पर पैमाना पूछे तो भी आपको यही लगाना है। ठीक है। हाँ, अगला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो ये लोग गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन था। वैसे अगर आज की डेट में पूछ रहे विश्व संसार में सबसे प्रमुख भोजन क्या है लोगों का, तो चावल लगाइएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर पूछ ले कि भारत के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है, भारत का जो भारत के लोगों का जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा, वो भी चावल है। यानी 75% भारत की जनता का प्रमुख पसंदीदा चावल खाना जो है वो चावल है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को कि लरकाना को? हमने शुरू में ही बताया था, मृतकों का टीला कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। और इसे एक और बात देते हैं, इसे सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? यानी अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना था, याद रखिएगा। वो इसका क्षेत्रफल कितना था? अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका लगभग कितना था? तो लगभग ये था 12,99,000। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो इसे कहते हैं ये 13 लाख। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? यानी कालीबंगा कहाँ है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कालीबंगा जो है वो श्री गंगानगर जिले में है। श्री गंगा नगर जिले में कालीबंगा है। और यहाँ इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों की संख्या थी वो थी आपकी 6। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां कितनी थी? तो जैसा हमने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां, एक थी हड़प्पा राजधानी और एक थी मोहनजोदड़ो। ये दोनों राजधानी। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी? यानी हड़प्पा सभ्यता को आप किस युगीन सभ्यता में रख सकते हैं? यानी अगर आप ऐसे समझिए कि हड़प्पा सभ्यता को आप किस युग में रख सकते हैं, कौन सी युग की सभ्यता में रख सकते हैं, तो जो है तो हड़प्पा सभ्यता को किस में रख सकते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को याद रखिएगा, ये किस में रखी जाती है? ये आपकी
तो ये हड़प्पा सभ्यता के लिए किस युगीन इसे किस युगीन सभ्यता किस युग में रखते हैं? तो इसे कहते हैं आपको कांस्य युगीन सभ्यता। आगे है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये सभ्यता अभी हमने जैसा कि पहले ही बताया आपको, ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता। और इनकी कृषि का आधार जो है कृषि की जो है अर्थव्यवस्था का, इनका अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा के लोग मुद्रा बनाने में किया करते थे? तो किसका किया करते थे? तो ये टेराकोटा जो है इसका प्रयोग ये लोग किया करते थे। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती हैं, किसकी बनी थी? सेलखड़ी की, काचली मिट्टी की, या गोमेद एवं चार्ट से, या मिट्टी एवं तांबे से? बताइए। तो ये जो है इस अधिकांश बनी होती थी किसकी? सेलखड़ी की बनी होती। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, ये किस में रुचि रखते थे सबसे ज्यादा? तो हड़प्पा के जो निवासी हैं वो किस में रुचि रखते थे, बताइएगा बच्चा। तो हड़प्पा के लोग जो हैं वो किस में रखते थे रुचि? क्वेश्चन नंबर 29 में ये लोग किस में रुचि रखते थे, जल्दी से बताइएगा। ये लोग किस में रुचि रखते थे? क्वेश्चन नंबर 29। कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, या शतरंज? तो ये लोग शतरंज में रुचि रखते थे। किसमें? शतरंज में। उसके बाद अगला चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, बांसों से? तो ये किसके होते थे? ये बनाए जाते थे ईंटों से। किससे? ईंट से। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसकी खोज ने, कहां से वो खोजा गया था, बताइएगा। कहां से खोजा गया था? याद रखिएगा, ये पैमाना की खोज जैसा कि हमने पहले बताया, तराजू भी मिला था यहीं से, तराजू भी मिला यहीं पर, और यहीं से मिलता है आपका तराजू के साथ साथ यहाँ पर पैमाना भी यहीं पर मिलता है। ये दोनों यहीं से पाए जाते हैं, तराजू से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए।
तो ये किसका मिलता है? शिव का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? किस पशु के सिंधु घाटी सभ्यता से अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं? ये कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, कहाँ से नहीं होते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये घोड़े, घोड़ा, हाथी, गाय, शेर, तो याद रखिएगा गाय के जो हैं वो यहाँ से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, मात्र शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में, किसमें विश्वास करते थे बताइए? तो ये लोग जो है किस में विश्वास करते थे? ये करते थे विश्वास मात्र शक्ति। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश में काबिज नहीं थी? यानी अगर आज की डेट में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस डेट में काबिज नहीं है बताइए? बताइए। हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस देश में काबिज नहीं है? अगर आज की डेट बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के यानी कहाँ नहीं पाई जाती? तो याद रखिएगा आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता ईरान में नहीं पाई गई, बाकी भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, सब कहीं है, ईरान में नहीं है। आपको बता दें कि भारत आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद 1947 के बाद जो है 2000 बस्ती खोजी गई। इस 2000 में 1400 बस्तियां कहाँ मिली? भारत में। और इनमें से 600 बस्तियां कहाँ पाई गई? पाकिस्तान में। ठीक है। हाँ, ईरान में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी मिलती हैं कुछ। मोहनजोदड़ो में मिली दो सड़कों की चौड़ाई क्या थी? मोहनजोदड़ो में जो मिली सड़कें थी उनकी चौड़ाई क्या थी? यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी उनकी चौड़ाई कितनी थी? उनकी चौड़ाई 10.5 मीटर थी, यानी कि अगर इसे कहें तो लगभग 30 मीटर, 30 फीट से ज़्यादा। अगले पे चलते हैं। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? तो राखीगढ़ के बारे में बताइए, भारत के किस राज्य में है? तो राखीगढ़ के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो पता होना चाहिए, राखीगढ़ भारत के इसमें है, हरियाणा में है, हरियाणा में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना? बताइए सबसे बड़ा स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा था? तो इनका बता दें, सबसे बड़ा स्थान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर था वो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर, सिंध नदी के
दाहिने किनारे पर सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान क्या था? बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान जो था वो ये था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र जो पशु था वो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप जान लीजिए कि ये जो है वो एक ऊबड़ वाला बैल बताया जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो है पवित्र जो है वो माना जाता है। यानी कुबड़ वाला बैल जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस थी। जितने भी आप ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो इसी बैल की थी जानवरों में। सिंधु घाटी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिलने वाले अवशेषों से ज्ञात होता है वहाँ के लोग खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे? वहाँ कहाँ से ये बात की जानकारी लगती है? धौलावीरा, चिनाब, लोथल या कालीबंगा? तो इसकी जानकारी कहाँ से लगती है? इसकी जानकारी पता लगती है आपको यहाँ से, कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब होता है जुते हुए खेत। यहाँ से क्या होता है? इसका मतलब होता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत। और यह है कहाँ? राजस्थान में है, गंगानगर जिले में। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। मांडा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी जो मांडा नगर है वो किस नदी के किनारे है? तो देखो, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर के। दूसरी बात, ये यहाँ पर किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी के किनारे, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा जो है यहाँ से चिनाब नदी, और चिनाब को कहते थे अस्कनी। ठीक है, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर में है। और ये एक और यहाँ से याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कहा जाता है। सिंध सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? सिंध सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किससे रंगते थे? तो ये लाल रंग से रंगते थे। हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी सर जॉन मार्शल की अगुवाई में। किसकी अगुवाई में? सर जॉन मार्शल की अगुवाई में। इसकी अगुवाई में? सर जॉन मार्शल की अगुवाई में। अगला, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफगानिस्तान। तो इसके बारे में जैसा कि बताया था अभी हमने आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपका सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे इसी तरीके से। इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। आगे है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो प्रयोग करना किसने प्रारंभ किया था? तांबा, कांसा, लोहा या सोना। तो हड़प्पा वासी जो है किसका सबसे पहले प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा हड़प्पा वासी जो है किसका प्रयोग करते थे, जल्दी से बताइएगा। कांसा, तांबा या सोना? तो सबसे पहले जो है ये इसका, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा वासी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू करे थे? तो ये तांबे का। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन सभ्यता को, इन हड़प्पा सभ्यता को किस में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस में रखा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। और इसके बारे में कहा भी जाता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा भी जाता है इसे। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनके व्यवसाय का आधार प्रमुख कृषि था। हमने जैसे शुरू में बताया था, इनकी अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था का आधार जो है, अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था। और ये सभ्यता थी कैसे? ये नगरीय सभ्यता थी। कृषि का आधार आगे है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया भी था, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जैसा कि शुरू में बताया भी गया था आपको कि मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। और ये है कहाँ पर मोहनजोदड़ो, जरा इसके भी बारे में आपको बता दें।
मोहनजोदड़ो जो है वो, इसके बारे में पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी ये, और इसे ये सिंध नदी के दाएं किनारे पर पाया गया, सिंध प्रांत में पाया गया, और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। दूसरी बात, अगला 50 और आखिरी क्वेश्चन आज का ये है कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग के चूड़ियाँ, काली गाय या काला साम्राज्य। तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये राजस्थान में एक जगह पड़ती है, श्री गंगानगर। वहाँ है नदी घग्गर है, और ये जो है इसका मतलब होता है, और यहाँ से क्या क्या मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण, इससे क्या मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा मतलब जो है काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है। और ये जो है आपका राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। तो अब आते हैं हम लोग आज के 50 क्वेश्चन के बाद। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये बता दें कि अगर अब अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में, चाहे वो सिविल सर्विस का यानी IAS का हो, IIT का हो, या आपका नीट का हो, या आपका UP PSC का हो, XYZ किसी का भी हो, किसी को भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको लाइव नूर कोड को यूज़ करिएगा। लाइव नूर कोड को यूज़ करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बची हुई फीस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, जैसे मान लो 1 साल की फीस जो है वो 7,000 रुपये है, जैसा ये देख रहे हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पर आप लाइव नूर अप्लाई करेंगे, लाइव नूर इसे अप्लाई करेंगे तो ये फीस घट के हो जाएगी 6300 रुपये। अब ये 6300 रुपये में आप इसे 12 महीने से 24 महीने की EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर दो साल की फ़ीस की बात करते तो 8400 है। अब ये जो 8400 रुपये फ़ीस है, इसमें 10% डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट के बाद आपको यहाँ पर तुरंत जो है ये आपकी हो जाएगी 7560 रुपये, और 7560 रुपये के में आपको यहाँ पर तो इसको भी आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं 12 से 24 महीने में। तो याद रखिएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप लाइव नूर कोड को यूज़ करें, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप अनअकैडमी के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको मिलता क्या है, इसमें आपको सभी तरीके की PDF मिलेंगी, आपको लिंक मिलेंगे, और इसमें सभी तरीके की आपको जानकारी, जैसे एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम के लिए क्या करें, स्ट्रेटेजिक वीडियो से लेके आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप तुरंत अभी लेट्स क्रैक UP एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको सभी तरीके की जानकारियाँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर जितना करेंगे उतने लोग जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, फिर उतना अच्छा काम होता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको सबसे पहले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद बात अब आखिर में ये बता दें आपको कि हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको, यानी जो फ्री क्लासेस हैं, जो 9 बजे सवेरे चलती है, ये क्लास चलती है करंट अफेयर्स की, और एक शाम को 5 बजे चलती है, ये क्लास चलती है आपको, इसमें आपको मिलेगी ज्योग्राफी। ये दोनों क्लासेस हैं आपके लिए फ्री हैं, ये दोनों क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी।
9 बजे वाली करंट अफेयर्स और शाम को 5 बजे, ये सभी क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज ही तुरंत अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सभी तरीके की क्लासेस वहाँ पर आपको पूरी तरीके से मिलती रहेंगी, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में सवेरे 11 बजे, तब तक के लिए।